नमस्कार। आपका स्वागत है यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन बिगनर्स गाइड सीरीज के 5वें वीडियो में। अब तक चारों वीडियो में हमने जाना हु इज अ सिविल सर्वेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, कैसे सिलेबस समाज की एक तस्वीर होता है। हमने जाना कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और इन तीनों प्रोसेस से यूपीएससी कैसे आपकी जॉब फिटनेस चेक करता है। चौथे वीडियो में हमने बात करी थी अगर आपको जॉब फिटनेस चाहिए, हाउ टू गेट रेडी, कौन से बदलाव की आवश्यकता है, कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया था। आज 5वें वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स यानी किताबें। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह। मैं एक्स सिविल सर्वेंट हूं और सीनियर एजुकेटर मेंटर हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स का। हम बात करते हैं किताबों की। आप किसी भी टीचर के पास जाइए, किसी भी मेंटर के पास जाइए, वो आपको कुछ किताबें रिकमेंड करते हैं। वो कभी डायरेक्टली नोट्स रिकमेंड नहीं करते। नोट्स क्यों नहीं रिकमेंड किए जाते हैं? क्योंकि नोट्स शायद मेरे बनाए हुए आपको पसंद ना आए, आपके बनाए हुए नोट्स किसी दूसरे को पसंद ना आए, क्योंकि हर एक के नोट्स बनाने का तरीका अलग हो सकता है। पर किताबें सभी के लिए बनाई जाती हैं। किताबों के अंदर पूरी कहानी होती है, यानी कि किताबों को जब हम पूरी तरह से पढ़ते हैं तो हमको पूरी तस्वीर दिखाई देती है। फिर हम इजीली उसको नोट्स में फिल्टर कर सकते हैं। और नोट्स में फिल्टर करना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी पास होता है मल्टीपल रिवीजन से। आपको 3-4 रिवीजन करने पड़ते हैं, पर रिवीजन किताबों का ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसलिए जब हम किताबें पढ़ते हैं, डीपर स्टडी करते हैं बुक से, उसको इजीली नोट्स और फ्लो चार्ट्स में फिल्टर करते हैं। तो आज किताबों की इंपॉर्टेंस, कौन सी किताबें और फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। So, importance of books. So, books are complete source of knowledge. Books are created for all, यानी कि सभी के लिए बनाई जाती हैं। नोट्स सभी के लिए नहीं बनाए जाते। फिल नॉलेज गैप्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नॉलेज गैप्स, कोई भी टीचर के पास आप जाओगे तो पहले बोलेगा कि आपको एनसीईआरटी की किताबों से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको नॉलेज गैप्स फिल करने हैं। एनसीईआरटी किताबें क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं गई थी, हमने खुद भी ढंग से नहीं पढ़ी थी। और कैसे हमने एग्जामिनेशन पास किए थे? सिर्फ एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर रट लेना और एग्जाम में उसको उगल देना और एग्जामिनेशन पास कर लेना। तो हमने पढ़ाई करी थी सिर्फ एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। हमने रटा और एग्जाम में वॉमिट कर दिया, अगली क्लास में आ गए। और ये हमने सारी क्लासेस में किया और 12th क्लास के बाद हम सब कुछ वॉमिट करके आ रहे हैं, उगलने के बाद आ रहे हैं। तो इसलिए फिर से टीचर्स बोलते हैं कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, और बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होते हैं आपके एनसीईआरटी की किताबों से। आज आप 20 और 21 साल के हो गए होंगे। अगर आप 20 और 21 साल की उम्र में सेम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें जो स्कूल में शायद पढ़ाई गई थी, आज उनका मतलब भिन्न निकलेगा, क्योंकि आपकी समझने सोचने की शक्ति बढ़ चुकी है, आपको बड़ी तस्वीर दिखेगी। इसलिए बेसिकली एनसीईआरटी की किताबें स्टार्ट करते हैं। द पर्पस इज टू फिल नॉलेज गैप्स। यस, बेसिक्स। जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तब आप बड़ी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, करंट अफेयर्स नहीं समझ पाएंगे और कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किताबों से बेसिक स्ट्रांग होते हैं। डिराइव योर ओन नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर मल्टीपल रिविजन्स। जैसे मैंने आपको बताया, आप किताबें पढ़ के अपने अनुसार नोट्स बना सकते हैं, अपने अनुसार फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ताकि आप रेगुलरली रिवाइज कर पाएं और एग्जामिनेशन अच्छी तरह से दे पाएं। बिकॉज नोट्स क्रिएटेड बाय अदर्स, दूसरों के नोट्स शायद आपके लिए सुटेबल ना हो, मे बी इनकम्प्लीट हो। तो इसलिए जो रास्ता है वो किताबों से स्टार्ट होता है और नोट्स तक जाता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर सक्सेस की तरफ जाना है, अगर आप शॉर्टकट ढूंढना है, वो थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस से जाता है जो किताबों के थ्रू होता है। सो शॉर्टकट टू सक्सेस इज वाया बुक्स। अभी कौन सी किताबें हैं? अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सबसे बड़ा सिलेबस है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या नई एनसीईआरटी पढ़े। हम दोनों पढ़ेंगे। हम ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें चीजें क्रोनोलॉजिकली हैं, उसमें एम्पायर्स के बेसिस पे हैं। नई एनसीईआरटी में कुछ नए टर्म्स हैं। अगर आपने ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं और उसके बाद न्यू एनसीईआरटी पढ़ी हैं,
वो नए टर्म्स और जो नई चीजें हैं आप इजीली उस पर जोड़ सकते हैं। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो ओल्ड एनसीईआरटी में कौन सी किताबों की हम बात कर रहे हैं? आर.एस. शर्मा फॉर एंशियंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा फॉर मेडिवल हिस्ट्री, बिपान चंद्रा फॉर मॉडर्न इंडिया, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेन बाय बिपान चंद्रा। एक किताब होती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, सो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 12th ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद हम जोड़ेंगे कुछ न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 11th एंड 12th की होती है। नई एनसीईआरटी जोड़ना बहुत आसान है अगर आपने ये ओल्ड पढ़ी हुई है, तो उसी में कुछ आपको नए टर्म्स और नई इंफॉर्मेशन आप इजीली ऐड कर सकते हो। और अगर आपने दोनों एनसीईआरटीज पढ़ रखी है तो यानी कि हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यूपीएससी में सवाल सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि हमें राइट आंसर पता है, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से 3 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हैं, वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो जाहिर है चौथा जो बचा वही आपका आंसर है। तो वो टेक्निक पे अगर जाना है तो आपको दोनों टाइप की एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी ताकि आप एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएं और आंसर पे आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं एक एडिशनल बुक की, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, जो काफी पॉपुलर किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की जो किताबें हैं एनसीईआरटीज की, वो क्लास 11th और 12th की आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड एटलस की। वर्ल्ड एटलस, कोई भी एक एटलस, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का हो, आप उसको खरीद लीजिए और आपको लोकेशंस वर्ल्ड की, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की लोकेशंस, लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज, सब आपको इजीली आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो इसलिए एटलस देखना डेली बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आईसीएसई बोर्ड की एक किताब होती है जिसको हम आम भाषा में उसके राइटर के नाम से जानते हैं, जीसी लियोन, लेकिन किताब का एक्चुअली नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन। तो ये बेसिक किताबें हैं आपकी ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए अब हम आते हैं तो कई बार हमें बेसिक टर्म्स यूपीएससी पूछ लेता है कि इक्वलिटी का मतलब क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है। तो एक 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब है इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, यस पॉलिटिकल थ्योरी। एक और किताब आती है वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लेकिन अगर वो सेपरेटली ना पढ़ना चाहें तो आप सबसे पॉपुलर किताब आप जोड़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत, यस। सो एम लक्ष्मीकांत एक काफी पॉपुलर किताब है पॉलिटी के लिए। इसके साथ अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब जोड़ लेते हैं तो आपका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पॉलिटी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी, सो क्लास 11th की एक किताब है। उसके बाद आप एक संजीव शर्मा की किताब आती है इंडियन इकोनॉमी, जो बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको क्लियर करती है। तो बेसिक पे काफी सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एटलीस्ट प्रीलिम्स में और करंट अफेयर्स पे भी। साइंस 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको 11th एंड 12th की साइंस की किताब नहीं पढ़नी है क्योंकि आपको आईटी का एग्जाम नहीं देना, आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना। तो बेसिक साइंस आपको 9th एंड 10th की आपको पढ़नी है। सोशल इश्यूज एनसीईआरटी क्लास 11 एंड क्लास 12। इसके बाद कुछ पोर्शंस रह जाते हैं जो मोस्टली आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जैसे एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये मोस्टली आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स की बुक से इसकी जानकारी मिलती है। तो न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है, इसके बेसिस इसको समझाने के लिए हम डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे, हाउ टू हैंडल न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स। अब हमने बात करी कि यस, जो यूपीएससी का जो रास्ता जाता है वो किताबों के जरिए जाता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को किताबें पढ़ने के लिए बोलते हैं तो एक इशू आता है कंसंट्रेशन का। कई बार आप घंटों किताब लेके बैठे रहते हैं लेकिन आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, आपका दिमाग कहीं और भटक जाता है, कुछ और सोचने लगते हैं और किताब बस 2-4 पन्ने नहीं पढ़ पाते हैं और फाइनली आप थक जाते हैं। तो आपको रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है और कवरेज बढ़ानी है पढ़ाई में। कई बार लगता है 8 घंटे पढ़ लिए लेकिन रिजल्ट कितना निकला, ऑलमोस्ट निल। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमें
मैथड ऑफ कंसंट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अपना कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं, अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर करें, समझ के कवर करें और कई किताबें हम जल्दी पढ़ जाएं। सो यूज ऑफ क्रॉस मेथड्स में सिंपल बता देता हूं उसका। अगर ये किताब के 2 पन्ने हैं जो आपके सामने ओपन हैं, आप ये पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है जब हमारा दिमाग भटक जाता है तो उस समय हमको नहीं पता चलता, उस समय हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हम कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और भटक गए हैं, हमें उस समय बिल्कुल भी उसका पता नहीं चलता। लेकिन जब हम लौट के आते हैं, जब वापस लौट के आते हैं, जरूर पता चलता है कि यार हम तो कहीं कुछ और सोच रहे थे, कहीं भटक गए थे। तो जब भी आप दोबारा किताब पे वापस आते हैं दूसरी दुनिया से, तब उस पर क्रॉस लगा दीजिए। ये एक आपका आइडेंटिफिकेशन है कि इस पेज में, इस लोकेशन पे मैं भटक गया था, मैं किताब पे फोकस नहीं कर रहा था और कर रही थी। अब इसलिए ये एक टाइप की कॉन्शियसनेस है कि मुझे आगे नहीं भटकना है। लेकिन शुरू में कंसंट्रेशन शायद मुश्किल होता है, आप बार बार भटकेंगे, तो ये तो कॉमन प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से आप उसको क्रॉस कर दीजिए। ओके, अगर आप फिर से भटक गए हैं, फिर आप यहां पे भटक गए, तो आपको पता चला कि इन 2 पन्नों में मैं 3 बार किताब से गायब हो गया था या गायब हो गई थी, 3 बार मैं किताब पे फोकस नहीं कर रही थी। तो ये कॉन्शियसनेस जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो आप डेफिनेटली जब अगले पन्ने पढ़ोगे या नेक्स्ट बुक पढ़ोगे, तो आपको कॉन्शियसनेस रहेगी कि मुझे अपने पेजेस में कम से कम क्रॉस चाहिए, या कई मल्टीपल पेजेस में मुझे क्रॉस दिखने ही नहीं चाहिए। तो वो कॉन्शियसनेस आपको प्रेशराइज करेगी कि आप फोकस करें प्रॉपरली, भटके नहीं। क्योंकि जितने क्रॉसेस बढ़ते जाएंगे, तो यानी कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कम होती आ रही है, और जितने क्रॉसेस आप एलिमिनेट करते जाएंगे, पहले 3 थे अब 2 हुए, तो यानी कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। अब एक ही रह गया, 2 पन्नों में सिर्फ एक ही बार भटके, तो यानी कि आप इंप्रूव कर रहे हो। और आपने 4-5 पन्ने बिना भटके पढ़ लिए, तो यानी कि आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो चुका है। और ये आपकी बहुत मदद करेगा। बहुत सिंपल मेथड है, इसको अप्लाई करके देखिए, आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। अब एक बात आती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन एक डिटेल स्टडी मांगता है, वो किताबों के जरिए होगी, और 2-3 मल्टीपल रिवीजन मानता है कि तब आप उसको रिटेन कर पाओ और ज्यादा मतलब उसका समझ पाओ। तो बार बार किताब को रिवाइज करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रीडिंग के बाद किताबों को फ्लो चार्ट्स या नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। खत्म ही नहीं होती। कितना रिवाइज करेंगे, क्या बार बार किताबें पढ़ेंगे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। तो उसके लिए एक तरीका है, बहुत सरल तरीका है। हिस्ट्री को 4 कॉलम्स में डिवाइड किया जा सकता है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए हम इनको 4 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? बड़ा सरल है। अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है आज के भारत के बारे में बताइए, यस, द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया, तो आप क्या क्या बात करेंगे? भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पहला, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। दूसरा बात करेंगे इकोनॉमी कैसी है। तीसरी बात करेंगे भारत का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है। और फोर्थ, भारत का कल्चर कैसा है। आप 4 बातों में किसी भी कंट्री के बारे में बता सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। ये चारों चीज इतिहास से चली आ रही हैं। अगर आप मौर्य काल की भी बात करेंगे, तो ये बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर। उसके बाद अगर आप कुषाण की भी बात करेंगे, तो ये चारों करेंगे। गुप्त पीरियड की भी बात करेंगे, तो ये चारों करेंगे। अगर आप साउथ इंडिया की बात करेंगे, चोला, चेरा, पांड्यास, तो भी आप बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमी की, सोसाइटी की, कल्चर की। और अगर आप मेडिवल पीरियड में आते हैं, अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करोगे या मुगल्स की बात करोगे, तो भी यही 4 चीज की बात करोगे। तो एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें चैप्टर पढ़ने के बाद आप फिल्टर करना शुरू कर दें। तो एक फ्लो चार्ट देखते हैं, कॉलम देखते हैं। ये कॉलम कुछ ऐसे दिखता है। मान लीजिए, देखिए, हिस्ट्री को हमें क्रोनोलॉजिकली पढ़ना चाहिए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ताकि एक जुड़ाव सा महसूस हो, आपको एक फ्लो पता चले कि कैसे हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ, एंशिएंट से लेके मेडिवल, मेडिवल टू मॉडर्न। इकोनॉमी में बदलाव आया, तो एक फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो।
अगर वो लॉजिकल फ्लो आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप इजीली कनेक्शन निकाल के आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं हम एंशिएंट और मेडिवल के बारे में। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए एंशिएंट और मेडिवल के बारे में। मान लो कोई भी एम्पायर की बात कर रहे हो, मौर्यस की बात कर रहे हो, गुप्तास की बात कर रहे हो, हर्षा की बात कर रहे हो, चोला चेरा पांड्यास की बात कर रहे हो, मुगल्स की बात कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप क्या बात करोगे? पहले शायद इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड ट्रीटी शायद आपको याद आ जाएंगी, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्रोविंसेस पे कैसा है, किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बाद विलेज लेवल पे कैसा है। तो आपको एक प्रॉपर हर एक एम्पायर का आपका एक ब्रेकअप मिल जाएगा। अगर बैटल्स हैं, ट्रीटीज हैं तो वो मार्क कर लीजिए। उसके बाद केंद्र स्तर पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे मंत्रालय बांटे गए हैं, कौन इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, प्रोविंसेस पे कौन देखता है, उसके बाद विलेज पे मतलब कि विलेज का, गांव का हेड कौन होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें आप एडमिनिस्ट्रेशन में डाल सकते हो यहाँ पे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा किससे आएगा भाई? इकोनॉमी फोकस करेंगे, तो इसलिए अगर इकोनॉमी फोकस करेंगे तो भाई टैक्स आएगा तो भाई राजा के पास या बादशाह के पास भाई रेवेन्यू होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएगा। तो इसलिए आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो अब किस चीज की बारे में स्टडी करेंगे? उस एम्पायर की हम बात करेंगे। भाई आपका प्रोडक्शन क्या था, मेन ट्रेड रिलेशंस किसके साथ थे, टैक्सेशन किस प्रकार का था, कॉइन्स किस प्रकार के थे। तो यही तो हमको जानना है। हर एक एम्पायर में ये सारी चीजें, इकोनॉमी कैसे चलती थी, चार चीजों पर आप डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक प्रोडक्शन, ट्रेड रिलेशंस और टैक्सेशन और कॉइन्स। इसके बाद समाज। भाई समाज है तो भाई मुख्य रिलीजन क्या था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। तो यानी कि ये आपके फोकस एरिया हो जाते हैं। इसके बाद अब आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। आर्किटेक्चर, आपकी लैंग्वेज, बुक्स, ऑथर्स, पेंटिंग्स, डांसेस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को भी हमें अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी की किताबें एंशिएंट से लेके मेडिवल तक लेके मॉडर्न तक अगर आप पढ़ते हो तो हर एक किंगडम और एम्पायर को आप इसी प्रकार से डिवाइड करना है। तो आपको आर्ट एंड कल्चर पर अपने आप ही फिल्टर होकर आ जाएगा अलग से। आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव आए एंशिएंट से मेडिवल तक, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए एंशिएंट से मेडिवल तक, सोसाइटी में क्या चेंजेस आया और आपका आर्ट एंड कल्चर में क्या चेंजेस आए हैं, ये अपने आप ही उभर के आ जाएंगे। आपका कनेक्शन बन गया तो आपको इन्हीं फ्लो चार्ट्स को जस्ट रिवाइज करना है। ये सेम चीजें आपकी मॉडर्न इंडिया में भी हो सकती हैं। अगर मॉडर्न इंडिया देखें तो किस प्रकार से इसको करें, आप एम्पायर्स के हिसाब से मत करिए, अब इसको आप करिए गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के हिसाब से। गवर्नर वाइस रॉय के हिसाब से तो जाहिर है आपको पता है भाई ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था तो बहुत सारे गवर्नर जनरल्स ने एक्सपेंशन किया, उन्होंने बहुत सारी ट्रीटी साइन करी। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो भाई किसके टाइम में क्या हुआ वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एंड कॉन्क्वेस्ट्स वो सब इसी में आ जाएगा। इकोनॉमिक चेंजेस, ओके, चाहे इकोनॉमिक चेंजेस आपको जैसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से स्टार्ट हुआ, रईतवारी सिस्टम से स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें आपके इकोनॉमिक चेंजेस में आ जाएगी। ट्रेड, सो आपका चेंजेस वो किसके टाइम में हुआ, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ, आपको यहाँ पे फिल्टर करना है। तो इकोनॉमी, सो इकोनॉमिक चेंजेस। सोसाइटी में चेंज किए, जैसे हम बेंटिक की बात करें, भाई बेंटिक ने भाई सती प्रथा को अबॉलिश करने का काम किया। फिर धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आना शुरू हुआ गवर्नर जनरल्स के अंदर, है ना। तो कुछ बेसिक बदलाव शुरू हुए भाई भारतीय समाज में। तो कौन से चेंजेस थे? उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। जरूरी नहीं है सारे कॉलम सभी गवर्नर जनरल और वाइसरॉयस के लिए भरे जाएं, जो भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिलती है वो जरूर भरी जाए।
अब भाई उन्होंने कुछ किया तो भारतीय किस चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे नाराज हुए, तो कई बार रिवॉल्ट्स हुए, चाहे वो ट्राइबल रिवॉल्ट हो, चाहे वो पेजेंट रिवॉल्ट हो। yes. तो वो सारे रिवॉल्ट किसके शासन पीरियड में हुए, तो वो आपको यहीं पे कहीं मेंशन करना है। तो भाई काउंटर बाय इंडियंस, काउंटर बाय इंडियंस। अगर मराठाओं के अगेंस्ट में अगर लड़ाई चल रही है तो भाई उन्होंने कैसे उनको काउंटर किया अंग्रेजों के एक्सपेंशन को, तो यही आएगा। इकोनॉमिक चेंजेस में अगर ट्राइबल्स को इम्पैक्ट हो रहा है या फिर आपका संथल रिवॉल्ट हो रहा है तो आपका यही आएगा इसमें। उन्होंने क्या किया, इंडियंस ने कैसे काउंटर किया। ओके, ऐसी सोसाइटी में अगर चेंजेस हैं, अगर इंडियंस नाराज हैं तो उन्होंने कैसे काउंटर किया, डिफरेंट सोसाइटीज कैसे बनाई अपनी कल्चर को बचाने के लिए, वो सब यही फिल्टर हो जाएंगे। तो आप एक जगह जोड़ना सीखें। तो पहली चीज जो आपको किताब को बोलना है कि मुझे तुमको रटना नहीं है, समझना है। और समझने के बाद मैं अब फिल्टर करूंगा, नोट्स अपने अनुसार बनाऊंगा। ये इस तरह से अगर आप हिस्ट्री को बाइफरकेट करते हो, जोड़ते हो, तो हिस्ट्री का रिवीजन बहुत ही आसान होने वाला है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स को हम फ्लो चार्ट्स में और नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा फिर से कहना है, किसी के नोट्स नहीं उठाएंगे, सिर्फ नोट्स पे रिलाई नहीं करेंगे, बाजार से जाके डायरेक्टली नोट्स नहीं खरीदेंगे। किताब के जरिए आप यूपीएससी में एंटर होंगे और अपने नोट्स खुद डेवलप करेंगे। तो ये तो भाई हिस्ट्री को जोड़ने का एक तरीका था। इसी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में भी हर प्रकार के फ्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके फ्लो चार्ट्स कैसे बनेंगे तो आप अपने कमेंट्स में डालिए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बेसिक जानकारी कि किताब ही वो जरिया है जो यूपीएससी तक लेके जाता है, और आपके खुद के नोट्स ही वो जरिया हैं जो यूपीएससी तक लेके जाते हैं, क्योंकि आप उनको बार बार रिवाइज कर पाते हैं क्योंकि वो आपने खुद बनाए हैं। तो कमेंट्स में डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और क्या हमसे जानना चाहते हैं तो टाइप करिए कमेंट्स कॉलम में, जिसके बेसिस पे हम वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।